प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं गोरखपुर और गोरखनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण भी उन्होंने किया। पहुंच चुके हैं गोरखनाथ मंदिर में, गौ सेवा करते नजर आए मुख्यमंत्री। तो देखिए, आमतौर पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में भ्रमण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं, गौ सेवा करते हुए नजर आते हैं। इस बार जब गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे तो एक बार फिर से गौ सेवा करते हुए नजर आ रहे, क्योंकि गोरखपुर में देखिए बरसात इस वक्त हो रही है, तो भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वहाँ पर मंदिर परिसर में भ्रमण करते भी नजर आते हैं और गौ सेवा भी करते हुए नजर आते हैं। बारिश हो चाहे तूफान, लेकिन जो दिनचर्या का हिस्सा है उसे वो ज़रूर निभाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर की ये तस्वीरें इस वक्त हैं जब गौ सेवा करते हुए भी वो नजर आए। और आमतौर पर देखिए, जब भी वो गोरखपुर जाते हैं तो गोरखपुर से तस्वीरें आती हैं। इस बीच एक बार फिर से उनके गोरखपुर दौरे के दौरान की तस्वीरें हैं जब वो मंदिर परिसर का भ्रमण करते भी नजर आ रहे हैं और गौ सेवा करते भी नजर आ रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल की जमानत पर रोक का मामला। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज और जस्टिस मनोज मिश्रा, एसवीएन भट्टी की वेकेशनल बेंच में सुनवाई होगी। याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाई थी रोक, तो केजरीवाल फिलहाल जेल में रहेंगे। हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा है और आज केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है। सीएम केजरीवाल की जमानत पर रोक का ये पूरा मामला है और केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम सुनवाई आज होने वाली है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग होने वाली है। आपको बताते चलें कि आबकारी नीति घोटाला के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को मंगलवार को उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट ने धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत देने से की निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशलीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत या ईडी के द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही और पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता और संयोजक की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका पर हियरिंग होने वाली है। तो आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में किया जाना है पेश। आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेशी के दौरान सीबीआई कर सकती है गिरफ्तार, ये बड़ी जानकारी है। राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने औपचारिक गिरफ्तारी हो सकती है। राउस एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की कस्टडी मांगेगी सीबीआई। घोटाले में, शराब घोटाले में सीबीआई कर सकती है गिरफ्तारी, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। निचली अदालत ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 21 जून को केजरीवाल की रिहाई पर अंतरिम रोक लगाई थी। अब मामले में 21 मार्च को ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को, आपको याद होगा, कि गिरफ्तार किया था और अब आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है और पेशी के दौरान सीबीआई हो सकता है कि गिरफ्तार कर ले। तो लगातार जो मुश्किलें हैं वो अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब आज हो सकता है कि सीबीआई गिरफ्तार कर ले पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि आज राउस एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को किया जाएगा पेश। और देखिए, इस बीच खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण रखेंगे उपवास। आज से देवी वर्ही को समर्पित 11 दिवसीय उपवास पवन कल्याण के द्वारा रखा जाएगा। सिर्फ दूध, फल, पानी का सेवन वो करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आंध्र प्रदेश से। पवन कल्याण उपवास रखेंगे। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम आज से देवी वर्ही को समर्पित 11 दिवसीय उपवास रखेंगे। सिर्फ दूध और फल और साथ साथ में पानी का सेवन वो करेंगे। देखिए, देवी वर्ही को समर्पित उनका ये उपवास रहने वाला है और जिसका वो आगाज करने वाले, इसको वो शुरू करने वाले हैं। आज से देवी वर्ही को समर्पित 11 दिन का उनका उपवास होगा। सिर्फ दूध, फल और पानी ही, बस इन्हीं का ही वो सेवन करने वाले हैं। तो जानकारी अभी तक मिल रही है। तो देखिए, अपनी अपनी सबकी मान्यताएं होती हैं, सबका अपना अपना इस तरह से धर्म को पालन करने का तरीका होता है। रंजना, आपके पास कुछ खास जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण के लिए पवन कल्याण 11 दिनों का फास्ट रहने वाले हैं। सिर्फ दूध, फल और पानी का वो सेवन करेंगे और ये जानकारी दी गई है अखबारों में भी। आप बताते चले कि लोकसभा चुनावों के साथ ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बड़े नायक के तौर पर उभरे पवन कल्याण एक बार फिर 11 दिनों के लिए अन्न का त्याग करेंगे और कल्याण डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालने के बाद 26 जून से, यानी कि आज से, देवी वाराही अम्मावरी को समर्पित 11 दिवसीय वाराही विजय दिशा उपवास वो करने वाले हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 11 दिनों के लिए अन्न छोड़ेंगे। पवन कल्याण आज से अन्न छोड़ेंगे और टीडीपी के साथ गठबंधन में पवन कल्याण की भूमिका काफी ज्यादा अहम है और दीक्षा 26 जून से शुरू होगी और फिर 11 दिन तक जारी रहेगी। अपने प्रदेश के कल्याण के लिए व्रत रखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सुनीता विलियम्स को 7 दिन में लौटना था।
अंतरिक्ष से 7 दिन में वापस आना था। यान में लीकेज के कारण से 19 दिन से वो वहीं पर हैं। जुलाई में अब उनकी वापसी संभव है। आपको उनकी वो तस्वीरें याद होंगी जब वो अंदर थी और काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रही थी, लेकिन अभी 7 दिन में उनकी वापसी थी जो कि संभव नहीं हो पा रही है। यान में लीकेज के कारण से 19 दिन से वो वहीं पर हैं। जुलाई में अब उनकी वापसी संभव हो। देखिए वो तस्वीरें इस वक्त आप देखें सुनीता विलियम्स की, जब वो यान के अंदर थी और अंतरिक्ष से 7 दिन में वापस उनको आना था, लेकिन अब उनके आने में और देरी हो रही है। अब खबर ये है कि उनकी वापसी जुलाई में संभव होगी। यान में लीकेज के कारण से वो 19 दिन से वहीं पर ही हैं। अंतरिक्ष से 7 दिन में उनको वापस आना था, लेकिन अभी ये इंतज़ार और बढ़ेगा और ख़बर ये है कि अब जो उनकी पहले 7 दिन में वापसी थी, अब वो जुलाई तक हो सकती है। अभी लगातार सुनीता विलियम्स 19 दिन से वहीं पर हैं। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, क्या ये नीट क्लीन है? ये एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। कुरियर कंपनी के दफ्तर पर ताला, प्रिंसिपल ऑब्जर्वर और कुरियर संचालक पर शक है। पेपर को लाने, रिसीव करने और रखरखाव में लापरवाही की बात सामने आ रही है। देखिए नीट का जिस तरह से मामला, सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्या ये नीट क्लीन है, क्योंकि कई इसमें परत दर परत कई खुलासे हो रहे हैं। और देखिए कई राज्यों में फैल रही है नीट यूजी नकल माफिया का गठजोड़। अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। किसी भी एक गैंग के द्वारा प्रश्न पत्र आउट कराए जाने के बाद सभी गैंग को बांटा जाता है। तो नीट यूजी पेपर लीक किसी एक गैंग का कारनामा नहीं है, बल्कि इसमें कई गैंग का गठजोड़ शामिल है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। ये गैंग कई राज्यों में सक्रिय है और उनके सदस्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसकी बानगी तब देखने को मिली जब इसमें सिकंदर का खुलासा होता है, सिकंदर का नाम सामने आता है। उसके बाद इसमें जो अमित है, आयुष है, अनुराग यादव का नाम सामने आता है। ये पूरी जानकारी निकल कर सामने आती है। एक ये बताता है कि वो पेपर लीक करवाता रहता है, हर तरह का पेपर वो लीक करा सकता है। फिर दूसरा ये बताता है कि इसमें 4 छात्र हैं, इन्हें 35 से 40 लाख में पेपर मिल जाए और उसे रटवाया जाता है। और लगातार देखिए इस पूरे मामले को लेकर देश भर में सियासत जारी है। दूसरी तरफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इसमें एक के बाद एक कई खुलासे भी हो रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बात होगी बिहार ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुए मामले की। बिहार में 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें चंद्रशेखर सिंह फिर से बनाए गए हैं पटना के डीएम। सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना इसकी जारी कर दी है। बिहार की नीतीश सरकार ने आज, यानी कि आपको बता दें कल, ये पूरी जानकारी सामने आई, जिसमें पटना डीएम सहित कुल 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। और इस फेरबदल में पटना के डीएम शीर्षत कपिल अशोक का भी तबादला कर दिया गया। उनकी जगह पर चंद्रशेखर सिंह को एक बार फिर से पटना का जिलाधिकारी नियुक्त किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन तबादलों की भी सूचना जारी कर दी है और जो पटना के डीएम है वो बदले गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश सैन्य समझौते ने उड़ाई चीन की नींद। दरअसल हिंद महासागर में ड्रैगन का मंसूबा ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की पीएम ने कई सारे समझौतों पर भारत के साथ में हस्ताक्षर किए हैं। भारत के ज्यादा करीब है बांग्लादेश, ये साफ संदेश दे दिया गया है। बांग्लादेश कच्चे माल के लिए चीन पर पूरी तरीके से निर्भर है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश ने शनिवार को अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें समुद्री सुरक्षा, महासागर अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष और दूर संचार क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। अब इन समझौतों पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। देखिए पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत का दौरा करने वाली पहली विदेशी नेता वो रही। भारत बांग्लादेश के बीच हुए इन समझौतों को चीन के खिलाफ एक बड़े गठजोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होगी ग्रीस में गरजे भारत के राफेल लड़ाकू विमान की। तुर्की से पाकिस्तान तक कैसे सुनाई दी गूंज। रामस्टीन फ्लैग अभ्यास के लिए तैयारियां। जर्मनी से बाहर किया जाएगा आयोजित। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान इन दिनों ग्रीस में उड़ान भर रहे हैं। इस उड़ान में उनके साथ ग्रीक एयरफोर्स के राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय विमानों को ग्रीस के एंड्राविडा में 17 फाइटर्स विंग में तैनात किया गया है। इस एयरबेस पर नाटो के प्रमुख रामस्टीन फ्लैग अभ्यास के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जिसे पहली बार जर्मनी से बाहर आयोजित किया जाएगा। इस बीच ग्रीस में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का उड़ान भरता देख तुर्की और पाकिस्तान की टेंशन तो बढ़ गई है। तुर्की अपने पड़ोसी ग्रीस को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, वहीं पाकिस्तान को करीबी दोस्त। भारतीय राफेल ग्रीस में F-16 के साथ अभ्यास कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। ब्रिटिश पीएम आवास सुरक्षा में सेन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसमें पीएम के घर में अवैध तरीके से घुसने पर अब गिरफ्तारी हुई। 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। आम चुनाव के ठीक पहले ये घटना हुई। इंटरनेशनल डेस्क ब्रिटेन, ये बड़ी जानकारी है, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के उत्तरी इंग्लैंड स्थित आवासीय परिसर में अवैध तरीके से घुसने पर
मंगलवार को 4 लोगों को गिरफ्तार इसमें कर लिया गया है। पुलिस ने ये खुद जानकारी शेयर की है। नॉर्थ यॉर्कशायर पुलिस ने ये बताया कि दोपहर के बाद उन्हें हिरासत में लेकर परिसर से बाहर कर दिया गया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। यूथ डिमांड नाम से एक समूह ने वीडियो साझा कर उसमें उसका एक सदस्य सुनक के आवासीय परिसर के तालाब के पास उसमें नजर आ रहा है। ये घटना ब्रिटेन के आम चुनाव से ठीक एक सप्ताह पहले हुई है। हालांकि इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अब तक कुल 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। बात करते हैं अब प्रज्वल रेवन्ना की। प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। अब इस पूरे मामले में भी एक नई एफआईआर दर्ज की गई। 29 जून तक पुलिस रिमांड में आरोपी को रखा जाएगा। इस एफआईआर के तहत यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। अब ये एफआईआर यौन शोषण और साथ साथ में आपराधिक धमकी देने को लेकर दर्ज की गई है। इस नई एफआईआर के साथ में प्रज्वल पर अब तक कुल 4 मामले दर्ज हो गए हैं। पूर्व सांसद की पुलिस रिमांड की अवधि 29 जून तक बढ़ाई गई है और जांच पड़ताल लगातार जारी है और सबूतों के आधार पर और बयानों के आधार पर आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 4 मामले अब कुल मिलाकर प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर यौन शोषण जैसे गंभीर मामले दर्ज कर लिए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते बात होगी उन्नाव की, जहां पर सिपाही ने थाने में ही सुसाइड कर लिया। दरोगा की पिस्टल से खुद को गोली मार ली, ऑन ड्यूटी पिस्टल से गोली मार ली। पुलिस मामले में जांच करी। उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले के हसनगंज थाने में एक सिपाही ने ऑन ड्यूटी पिस्टल से कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह ने बताया कि ये लगभग मंगलवार की खबर है, जब थाना हसनगंज के कार्यालय में तैनात आरक्षी देवांश तेवतिया ने ड्यूटी के दौरान ही पिस्टल से खुद को दाहिनी कनपट्टी पर गोली मार ली, जिसे तत्काल थाना हसनगंज पुलिस द्वारा एम्बुलेंस की सहायता से CHC हसनगंज ले जाया गया, लेकिन वहाँ उसे बचाया न जा सका। ट्रॉमा सेंटर में लखनऊ में उनको रेफर भी किया गया। ट्रॉमा सेंटर पहुंचने पर चिकित्सकों ने आरक्षी देवांश तेवतिया को मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के संबंध में परिजनों को सूचना दे दी गई है। घटना के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर उसने पुलिस स्टेशन में ही क्यों सुसाइड किया। बढ़ते खबरों में आगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी राजदूत की मुलाकात। सीमा विवाद के बीच ये मुलाकात हुई है और दोनों देशों के संबंधों को सही दिशा में बढ़ाया जाए, ये जयशंकर का स्टेटमेंट है। बताते चले आपको कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजदूत शू फिहोंग से मुलाकात की है। शू ने 10 मई को दिल्ली में बतौर राजदूत कार्यभार संभाला था, जो पद करीब 18 महीनों से भारत में रिक्त पड़ा हुआ था। मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कहा कि चीनी राजदूत ने भारत के साथ दोनों देशों के संबंधों को सही दिशा में आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। तो फिलहाल ये मुलाकात, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को चीनी राजदूत से मुलाकात की और भारत चीन संबंधों के बीच जारी तनाव के बीच ये मुलाकात हुई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बात पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। कराची में लू के कारण अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार को और मंगलवार को दोनों दिन में कुल 20 शव अब तक मिल चुके हैं। भीषण गर्मी से त्रस्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पिछले 48 घंटे की अवधि में कम से कम 20 लोगों की मौत की जानकारी और कई अन्य ताप घात से फिलहाल जूझ रहे हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। राहत सेवा के अधिकारियों ने ये बताया कि मंगलवार को कराची और अन्य स्थानों पर सड़कों पर 10 और शव बरामद किए गए हैं। इसके एक दिन पहले की बात करें, यानी कि सोमवार को भी 10 शव बरामद किए गए थे, उनका पोस्टमार्टम कराया गया था। तो लगातार भीषण गर्मी का कहर जारी और वहां पर अब तक जानकारी मिल रही सबसे बड़े शहर यानी कि कराची में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हिंदुस्तान में भी एक तरफ जहां गर्मी का लू का कहर लगातार जारी, हीट स्ट्रोक से हर कोई परेशान है, उधर पाकिस्तान के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं जहां पर अब तक 20 लोगों के फिलहाल शव बरामद किए जा चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं इंडिया और रशिया की। भारत और रूस कॉरिडोर ने एक इतिहास रचा है। पहली बार साइबेरिया से मुंबई रवाना किया गया है कोयला। हजारों टन कोयला रवाना किया गया है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक खबर है। कोयले से भरी हुई 2 ट्रेनें रवाना की गई हैं। भारत और रशिया के बीच में बने उत्तर दक्षिण कॉरिडोर ने इतिहास रच दिया है। इस कॉरिडोर के रास्ते पहली बार भारत की ओर से जाने वाले 2 ट्रेनें रवाना की गई हैं। कुचबास से भारत की ओर जाने वाली दोनों ट्रेनें उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कॉरिडोर यानी कि ITC के रास्ते यात्रा पर निकल गई हैं। अब इस बीच रूसी रेलवे ने दोनों ट्रेनों के रवाना होने की पुष्टि भी कर दी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है। इन ट्रेनों की यात्रा साइबेरिया से शुरू हो गई है और फिर उसके बाद कजाकिस्तान और उसके बाद तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ये ईरानी बंदर अब्बास पहुंचेगी। और इस बीच इसके बाद अब ट्रेनों में लदा कोयला मुंबई के लिए समुद्र के रास्ते यात्रा के अंतिम चरण में रवाना होगा। तो देखिए, ये इतिहास रचा गया है भारत और रशिया कॉरिडोर के बीच में। और देखिए, चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाया चीन। ऐसा करने वाला पहला देश बना है। 2030 तक इंसानों को चांद पर भेजने का लक्ष्य है।
चीन का मून मिशन चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंच गया। इसी के साथ वो पहला देश बना है जो चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने में सफल रहा। चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का चैंगी 6 लैंडर 53 दिन बाद कैप्सूल में सैंपल लेकर धरती पर लौटा है। तो चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाए चीन और ऐसा पहला देश वो बन चुका है। ऐसा करने वाला वो पहला देश बना है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द चांद पर लोगों को पहुंचा जाए। टारगेट है 2030 का कि इंसानों को चांद पर भेजा जाए और इस लक्ष्य को पूरा किया जाए। इस बीच चीन का मून मिशन चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंचा और इसी के साथ ऐसा पहला देश बन गया चीन जो चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लेकर आने में कामयाब रहा। चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का चैंगी 6 लैंडर 53 दिन के बाद कैप्सूल में सैंपल लेकर धरती पर लौटा है। खबर ईरान से। राष्ट्रपति चुनाव में हिजाब का मुद्दा बड़ा है और सभी प्रत्याशी सख्त कार्रवाई के खिलाफ हैं। प्रत्याशियों की डिबेट में छा रहा हिजाब का मुद्दा और हिजाब कानून पर नई दिशा में काम करने की जरूरत है, ये मोहम्मद बाकर का स्टेटमेंट है। महिलाओं के साथ क्रूरता सही नहीं है, मौलवी मुस्तफा ने ये कहा है। तो ईरान से एक खबर जहां राष्ट्रपति चुनाव में हिजाब एक बड़ा मुद्दा और इस पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कानून पर नई दिशा में काम करने की जरूरत है, मोहम्मद बाकर का ये स्टेटमेंट। और महिलाओं के साथ क्रूरता सही नहीं, मौलवी मुस्तफा ने कहा है। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। 18 यात्रियों को छोड़कर इंडिगो की फ्लाइट ने उड़ान भर ली और उसके बाद जो यात्री वहां पर मौजूद थे उन्होंने जमकर वहां पर हंगामा काटा। 18 ऐसे यात्री थे जिन्होंने फ्लाइट बोर्ड नहीं की और ऐसे यात्रियों ने जमकर हंगामा यहां पर काटा। जांच अब हो रही है कि आखिर क्या कुछ वजह रही, अनाउंसमेंट हुई नहीं हुई, उसके बाद ये जो यात्री थे उन्होंने बोर्ड क्यों नहीं किया, ऐसे तमाम प्रश्नों के जो जवाब है वो यहां पर लेने की कोशिश हो रही है। लेकिन बड़ी जानकारी है, 18 यात्रियों को छोड़कर इंडिगो की फ्लाइट ने उड़ान भर ली और उसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का जमकर हंगामा देखने को मिला। और देखिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। अब खुली रहा एमपी को एजेंसी का जिम्मा, चंबल से फलेंगे फूलेंगे हमारे 10 जिले। दरअसल जल्द बदलेगा मास्टर प्लान, ये जानकारी मिली है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनी है सहमति। चंबल का मास्टर प्लान तैयार करने की योजना तेज कर दी गई है। एजेंसी के चयन का जिम्मा मध्य प्रदेश को दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब राहें खुली हैं और मध्य प्रदेश को एजेंसी का जिम्मा मिला है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ये सहमति बनी है जिसके तहत में डेवलपमेंट होती हुई नजर आएगी। चंबल से फलेंगे फूलेंगे हमारे 10 जिले। और बात होगी T20 वर्ल्ड कप की। पहली बार सेमीफाइनल पहुंची है अफगानिस्तान। इमोशनल हुए अफगानी खिलाड़ी, हेड कोच के गले लगाकर रोए राशिद खारोटी ने कप्तान को कंधे पर उठाया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 का आखिरी मुकाबला रोमांच से भरा रहा। बांग्लादेश को 8 रन से हराकर अफगानिस्तान पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा है। जहां एक तरफ अफगानिस्तान टीम के खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू थे तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश का खेमा निराश नजर आया। और देखिए काबुली वालों का कमाल, अफगानिस्तान पहली बार पहुंचा T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में। इसी हेडलाइन के साथ में अखबार में ये खबर है।